आप सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं भारत के एक ऐसे जासूस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके देशभक्ति की मिसाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देने वाले इस शख्स की कहानी गुमनामी के जिस अंधेरे में डूब गई और जिसकी जासूसी से भारत को बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई, यह उस शख्स की कहानी है। राजस्थान में एक जिला है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर के रहने वाले रविंद्र कौशिक, इनके पिताजी एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और ये दो भाई हैं। अपने माँ अपनी फैमिली के साथ श्रीगंगानगर में रहते हैं। वहीं से अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करते हैं। रविंद्र कौशिक शरीर और सौष्ठव से बेहद मजबूत। रविंद्र कौशिक के अंदर अभिनय की अद्भुत क्षमता थी। निरंतर गंगानगर में अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान वह रंगमंचों पर कार्य किया करते थे। रंगमंच से जुड़कर कार्य किया करते थे। अनेकों स्टेज प्रोग्राम वो अपने छात्र जीवन से ही कर रहे थे। ये उनका विशेष शौक था। रविंद्र कौशिक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे देशभक्ति से प्रेरित अभिनय को बहुत बखूबी किया करते थे, क्योंकि देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसा ही एक स्टेज प्रोग्राम करने के लिए वे एक बार लखनऊ पहुंचते हैं। यह बात सन 1975 की है। लखनऊ के इस स्टेज प्रोग्राम में उन्हें एक सैनिक का दायित्व दिया जाता है, जिसे वे बखूबी निभा रहे हैं। दृश्य कुछ ऐसा है कि उसी समय, उसी के कुछ साल पहले भारत चाइना युद्ध हुआ था। देश आहत था। ऐसे में एक ऐसा स्टेज प्रोग्राम लखनऊ में रखा गया था जिसमें भारत चाइना वार का ही दृश्य दर्शाया जाना है और इसमें रविंद्र कौशिक बतौर एक कलाकार अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं। दृश्य यह है, चीन का एक सैनिक भारत के एक जासूस पर किस तरह का जुल्म करता है। भारत के उस जासूस का अभिनय कर रहे हैं रविंद्र कौशिक, और रविंद्र कौशिक अपने इस स्टेज प्रोग्राम में इस दृश्य का मंचन कुछ इस तरह से करते हैं कि सामने दर्शक दीर्घा में बैठी पब्लिक देशभक्ति से ओत-प्रोत हो जाती है। जब स्टेज का प्रोग्राम समाप्त होता है तो कुछ लोग उनसे संपर्क करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और रविंद्र कौशिक का उत्साहवर्धन भी करते हैं। इन्हीं में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने रविंद्र कौशिक को दिल्ली आमंत्रित किया। इन्होंने कहा कि आपका भविष्य, आपका जो अभिनय है, आपके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है, इस जज्बे का जो अभिनय, जो मंचन आप कर रहे हैं, यह बहुत अद्भुत है और आप एक काम ये करें कि आप मुझसे दिल्ली में संपर्क करें। 1975 के ही साल के आखिरी समय में रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुंच जाते हैं। उन लोगों से संपर्क करते हैं जिन लोगों ने उन्हें लखनऊ में दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया था। वे उन्हें लेकर के रिसर्च एनालिसिस विंग रा के दफ्तर में ले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में अमूमन लगभग सभी देशों की एक गुप्तचर संस्था होती है। अमेरिका की गुप्तचर संस्था, पाकिस्तान की ISI,
इजराइल की मोसाद, उसी प्रकार से भारत की एक गुप्तचर संस्था है RAW, रिसर्च एनालिसिस विंग। ये भारत की एक गुप्तचर संस्था है जिसका तंत्र पूरी दुनिया में फैला हुआ है। रा से जुड़े एजेंट, रा से जुड़े सदस्य पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के लिए जासूसी का काम करते हैं। ये लोग जब रविंद्र कौशिक को अपने दफ्तर में ले जाते हैं, रा के दफ्तर में ले जाते हैं, तो उन्हें उनकी देशभक्ति के बारे में, उनके देशभक्ति भरे अभिनय की तारीफ वहाँ करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप क्यों न रा के लिए काम करें। आप भारत सरकार के इस संस्था से जुड़ करके आप भारत के लिए जासूसी अगर करेंगे तो यह आपके लिए बेहतर होगा। रविंद्र कौशिक को जब यह ऑफर मिला तो रविंद्र कौशिक बेहद खुश होते हैं और खुशी खुशी वे इस काम को करने में अपनी स्वीकृति, अपनी हामी दे देते हैं। तब रा के वे लोग उन्हें समझाते हैं कि जब इस संस्था में काम करना पड़ता है तो सबसे पहली चीज़ कि इन्हें अपनी सारी सूचनाएं गोपनीय रखनी पड़ती हैं। रा में काम करने की एक शर्त है कि इन्हें सारी सूचनाएं गोपनीय रखनी पड़ती है, यहाँ तक कि आपको इस काम को करने की जानकारी अपने परिवार और घर को भी नहीं बतानी होगी। रविंद्र कौशिक इसे बखूबी स्वीकार करते हैं और इस तरह से रा इन्हें अब ट्रेनिंग देने का काम शुरू करता है। रा जब इन्हें ट्रेनिंग देने का काम शुरू करता है तो रा के पास उस समय 1965-1971 में जो ये युद्ध हुए थे, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, आपको याद होगा कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था और बांग्लादेश का उदय हो चुका था। पाकिस्तान भी भारत से खार खाए हुए बैठा था। लिहाजा रा इस बात की जरूरत महसूस कर रही थी कि पाकिस्तान निरंतर भारत की सीमाओं पर चोट करता रहता है। लिहाजा रा के पास कुछ ऐसे जासूस होने चाहिए जो भारत के लिए जासूसी करें और वह भी पाकिस्तान में जाकर के, ताकि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की ISI, इन सारे लोगों की क्या प्लानिंग है भारत के बारे में, या किस तरह से कौन सी नई योजनाएं रच रहे हैं, कौन सा नया प्लान तैयार कर रहे हैं, इसकी सूचना भारत को मिलती रहे। इसी को ध्यान में रख करके रा ने रविंद्र कौशिक को चुना। चूंकि रा को मालूम है कि हमें रविंद्र कौशिक को कुछ इस तरह का जासूस बनाना है कि ये पाकिस्तान में रह करके भारत के लिए जासूसी करें, तो पाकिस्तान में अगर रहना है तो सबसे पहले इन्हें भाषा का चयन करना होगा। रा यह भी खास तौर से इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि पाकिस्तान की जो संस्कृति है वह इस्लामिक संस्कृति है, इसलिए हमें एक ऐसा जासूस बनाना है जिसकी भाषा उर्दू हो, जो पाकिस्तान की भाषा बोल सके। भारत पाकिस्तान विभाजन में पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हाथ लग चुका था, तो पंजाबी भी बोल सके, उर्दू बोल सके, मदरसों में जाना हुआ तो अरबी भी बोल सके और इस्लामिक तौर तरीके को जानने वाला हो। एक मुसलमान की जीवन शैली कैसी होती है, उसकी भाषा शैली कैसी होती है, उसके धार्मिक आचरण और स्वभाव व्यवहार किस तरह के होते हैं, उसका रहन सहन कैसा होता है, दुआ सलाम करने का तौर तरीका उनका कैसा होता है। इस तरह के शिक्षण प्रशिक्षण से रविंद्र कौशिक को दक्ष करना शुरू कर दिया जाता है। भारत की गुप्तचर संस्था रा के लोग, अफसर, अधिकारी
रविंद्र कौशिक को वह हर प्रशिक्षण देते हैं जो पाकिस्तान के एक आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा होता है। अब इन्हें प्रशिक्षित करने के बाद पाकिस्तान भेजने से पहले दुनिया के 5-6 देशों में जासूसी करने के कुछ छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं और उन टारगेट को रविंद्र कौशिक बखूबी पूरा कर लेते हैं, फिर अपने देश वापस चले जाते हैं। अब रा ने यह तय किया कि रविंद्र कौशिक को अब पाकिस्तान भेजा जाए। तो रा ने यह तय किया कि चूंकि यह हिंदू परिवार में पैदा हैं, राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं, इनका रहन सहन कल्चर तो सब हिंदू, पर इनकी परवरिश, इनका रहन सहन सब कुछ हिंदू परिवार में हुआ है। लेकिन जब ये पाकिस्तान में उतरेंगे तो पाकिस्तान में उतरने से पहले इनका राशन कार्ड, इनकी आईडी, इनका पहचान पत्र सब कुछ पाकिस्तानी होना चाहिए। और जब पाकिस्तानी आईडी पर इन्हें पाकिस्तान हम भेजेंगे तो सबसे पहले इनका नाम बदला जाएगा। लिहाजा रा ने रविंद्र कौशिक का नाम बदल करके पाकिस्तान भेजने से पूर्व ही इनका नाम नबी अहमद शाकिर कर दिया। अब रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर बन गए थे और रा के द्वारा तैयार किए गए पाकिस्तानी दस्तावेजों के साथ ये भारत से पहली बार कराची पहुंचते हैं। कराची जब वहां पहुंचते हैं तो पहले से भारत के भारतीय गुप्तचर संस्था के कुछ लोग वहां मौजूद हैं। वो इनका वेलकम करते हैं, इनसे मिलते हैं और इन्हें कराची में रहने के लिए एक प्रबंधन की व्यवस्था भी करा देते हैं। इनको वह दस्तावेज कराची में ही सौंप दिया जाता है जो पाकिस्तान में रहने के दौरान उनकी पहचान पत्र, उनका राशन कार्ड एक पाकिस्तानी मुसलमान साबित करता हो। ऐसे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाते हैं जिससे यह साबित हो कि यह पाकिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान के ही मुसलमान हैं। रविंद्र कौशिक वहां पहुंचते हैं इन सारे दस्तावेजों के साथ, अपनी एक पहचान, वहां रहना शुरू कर देते हैं, वहां के लोगों से हिलना मिलना जुलना शुरू करते हैं। एक बात बता दूं कि जब ये वहां पहुंचते हैं कराची में, उस समय इनकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच थी, इसलिए इनके पढ़ने की उम्र थी और ये पाकिस्तान के कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन दाखिला ले लेते हैं। दाखिला लेकर के अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं और कुछ वर्षों में इन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर लिया। पाकिस्तान के कराची से लॉ की डिग्री हासिल किया। हासिल करने के बाद फिर अपने काम धाम की दिनचर्या में वो व्यस्त हो जाते हैं, रहते हैं। अचानक एक दिन पाकिस्तान के अखबारों में एक वैकेंसी निकलती है पाकिस्तानी आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी की वैकेंसी पर उनकी दृष्टि जाती है तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की उस वैकेंसी के लिए आवेदन कर दिया और आवेदन करने के बाद ये सारी सूचनाएं वो भारत की रा से निरंतर वो गुप्त रूप से संपर्क में बने रहते थे। उन्होंने भारत स्थित अपने अधिकारियों से इस प्लान को भी बताया कि मैंने पाकिस्तान आर्मी की यह वैकेंसी निकली हुई थी, इसमें मैंने आवेदन कर दिया है। भारत की रा बेहद खुश होती है। भारत के अफसर उन्हें कहते हैं कि बिल्कुल आप वहाँ की वैकेंसी को आवेदन कीजिए और प्रयास कीजिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। संजोग अच्छा था, नबी अहमद शाकिर को पाकिस्तानी आर्मी चयनित कर लेती है और वो पाकिस्तान आर्मी के लिए चुन लिए जाते हैं और पाकिस्तान आर्मी में नबी अहमद शाकिर नौकरी पा जाते हैं, सैनिक हो जाते हैं। क्योंकि नबी अहमद शाकिर भारत के रविंद्र कौशिक, पाकिस्तान के नबी अहमद शाकिर बने हुए हैं। पर्सनालिटी इनकी अच्छी थी, पढ़ने में भी तेज थे, अभिनय की अद्भुत क्षमता थी
और पाकिस्तान के लॉ कॉलेज से उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन भी कर लिया था। पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती होने के बाद बेहद अनुशासित सैनिक के रूप में वे पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। काम करते हैं और उनके काम करने की शैली से प्रभावित पाकिस्तान आर्मी उनको धीरे धीरे प्रमोशन देना शुरू करती है और एक दिन वह अपने मेहनत के बलबूते पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद तक जा पहुंचते हैं, मेजर बन जाते हैं। और जब इस बात की सूचना रा के अफसरों को लगती है तो वे बेहद खुश होते हैं। नबी अहमद शाकिर अब पाकिस्तान आर्मी के मेजर हैं और मेजर बनकर के अब वो भारत के लिए काम करना शुरू करते हैं। एक बात का मैं जिक्र कर दूं कि जब ये आर्मी में भर्ती होते हैं तो इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कई गुप्त चीजों की सूचनाएं भारत को मुहैया कराई, जिसमें से पाकिस्तान के एटॉमिक पावर स्टेशन की गुप्त सूचनाएं रविंद्र कौशिक ने भारत के रा को नबी अहमद शाकिर बनकर के मुहैया कराया। डिफेंस, पाकिस्तान की डिफेंस की गुप्त सूचनाएं, इनके हथियार, इनके वेपन्स, इनके एयरपोर्ट, इनकी आर्मी, इनके आर्मी की रेंज, इनका क्षेत्र, इन सारी चीजों की सूचनाएं अब रा को मिलने लगी। यहां तक कि पाकिस्तान आर्मी युद्ध के दौरान अपने बचाव के लिए किस तरह का रास्ता अख्तियार करती है, यह सूचनाएं भी नबी अहमद शाकिर ने भारत को उपलब्ध कराई। भारत को इसका सीधा बहुत बड़ा बड़ा लाभ मिलने लगा। नबी अहमद शाकिर की सूचनाओं से भारतीय फौज को काफी लाभ मिलने लगा। रा भी खुश थी, रा के अफसर भी इनसे बड़े खुश थे। यहां तक कि पाकिस्तान आर्मी की एक एक सूचना निरंतर भारत को मिलने लगी। इसी दौरान जब वो मेजर बन जाते हैं तो पाकिस्तान आर्मी के एक अफसर की बेटी जिस पर इनकी दृष्टि पड़ती है, और चूंकि ये मेजर हैं और अनमैरिड हैं, अविवाहित मेजर, स्वाभाविक है कि आर्मी के अफसर, आर्मी के लोग आपस में ही संबंध को भी स्थापित करते हैं। ये भारत में भी ऐसा होता है और पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। मेजर नबी अहमद शाकिर की दृष्टि पाकिस्तान आर्मी के एक अफसर की बेटी पर पड़ती है। उस बेटी का नाम है अमानत। अमानत देखने में भी अच्छी थी। अमानत की निगाहें भी नबी अहमद शाकिर से मिलती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों जब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो आगे चल करके जब यह शादी तक मामला पहुंचता है तो नबी अहमद शाकिर भारत में बैठे अपने अफसरों को इस बात की सूचना देते हैं कि यहां एक आर्मी अफसर की बेटी है जिससे मैं प्यार करता हूं, यदि आप कहें तो मैं इससे शादी कर लूं। भारत की रा ने कहा कि यह तो और अच्छा काम होगा, आप शादी कर लेंगे, शक की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी और आप पूर्णतया पाकिस्तान में एक रिलेशनशिप जब आपका स्थापित होगा तो आप कहीं भी बेधड़क इंटर कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं और आपके अंदर भी पाकिस्तानी नागरिक होकर के काम करने का एक जो जज्बा है वह और पुख्ता हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, लिहाजा आप वहां शादी कर सकते हैं। यह अनुमति मिलने के बाद रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर बने नबी ने अमानत से निकाह किया। निकाह करके अब वो अमानत के साथ अपना घर बसा लेते हैं और मेजर बनकर के पाकिस्तान आर्मी को अपनी सेवाएं भी देते रहते हैं।
इसी दौरान अमानत गर्भवती हो गई। गर्भवती जब वो हो गई तो रविंद्र कौशिक को यह सूचना मिली कि उनके छोटे भाई की शादी है। इनका छोटा भाई, जिसे रविंद्र कौशिक बहुत मानते थे, और अब इन्हें अपने छोटे भाई की शादी में भारत वापस आना था। इन्होंने रा के अधिकारियों से बात किया और उनसे परमिशन मांगा कि क्या मैं अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए आ सकता हूं। तो रा के अधिकारियों ने एक प्लान तैयार किया कि यदि रविंद्र कौशिक, जो कि पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर बन करके पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद पर तैनात हैं, अगर वो सीधे भारत आएंगे तो तमाम उनके भी जासूस हमारे देश में बैठे हुए हैं भारत के अंदर। और दूसरी चीज़ यह है कि भारत से कोई आर्मी अफसर, पाकिस्तान से कोई आर्मी अफसर भारत सीधे आएगा तो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, पाकिस्तान की सरकार सीधी दृष्टि में होगा, लिहाजा यह संभव नहीं था। तो रा ने एक प्लान तैयार किया। रा ने नबी अहमद शाकिर को निर्देश दिया, पाकिस्तान से आप उमरा करने के बहाने सऊदी अरब जाएं। आप वहां जाकर के उमरा कर लीजिए, 1-2 दिन रुकिए और फिर वहां से दुबई आ जाइए, और फिर दुबई से उड़ान भरते हुए आप सीधे भारत आ जाइए। और ऐसा ही रविंद्र कौशिक ने किया। वे पाकिस्तान आर्मी से छुट्टी लेते हैं, उमरा के बहाने सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ से दुबई आते हैं और फिर भारत चले आते हैं। भारत आने के बाद अपने भाई की शादी में श्रीगंगानगर वो अपने पारिवारिक उत्सव में शामिल होते हैं। छोटे भाई चूँकि उसको, अपने छोटे भाई को काफ़ी मानते हैं, इसलिए वो बीच में ये सारा प्रोग्राम करके वो भारत पहुँचे थे। शादी भी संपन्न हो जाती है। शादी संपन्न होने के बाद परिवार के सारे लोगों के साथ वो एक दिन बैठते हैं, अपने माता पिता को, अपने भाई को सारी बात बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। एक बात मैं बताना भूल गया था कि जब लखनऊ के थिएटर से रविंद्र कौशिक रा के संपर्क में आए और दिल्ली पहुंचे थे, और जब रा ने उनसे कहा कि आप जो है जासूसी के लिए काम करिए, आप भारत की गुप्तचर संस्था रा के लिए काम करिए, और उन्होंने स्वीकृति भी दे दिया था। तो रा ने उनसे एक शर्त रखा था कि जब भी कोई गुप्तचर, जब भी आप जासूसी करेंगे तो यह बात अपने परिवार को भी आप नहीं बताएंगे। तो रा ज्वाइन करने के बाद रविंद्र कौशिक ने, जब वो पाकिस्तान जाने को हुए तो उन्होंने अपने परिवार को बताया था कि वह दुबई की एक कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं, और परिवार को यह पता था कि वो दुबई में हैं। लेकिन जब भाई की शादी में वापस आते हैं तो पूरे परिवार के साथ बैठते हैं और बताते हैं कि मैं भारत की गुप्तचर संस्था रा के लिए काम करता हूं, और इस समय मैं पाकिस्तान में हूं, पाकिस्तान के कराची में, और वहीं पर मैं पाकिस्तान आर्मी में मेजर हो गया हूं। अब मेजर होने के दौरान ही मैंने पाकिस्तान आर्मी में एक अफसर हैं, उनकी बेटी है अमानत, उससे मैंने निकाह कर लिया है। और ये सब कुछ मुझे भारत के लिए, भारत के प्रति जो मेरा लगाव है, जो मेरी देशभक्ति है, इसके लिए मुझे सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि शादी अनिवार्य थी। शादी अगर नहीं करता तो पाकिस्तान से मेरे वह संबंध भी नहीं बन पाते, लिहाजा मैंने वहाँ शादी कर दिया है। माता पिता भी उसे सुनते हैं, थोड़ा दुखी होते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे। जो हो चुका था वो हो चुका था। खैर, परिवार भी उनकी इस बात को स्वीकार कर लेता है, और एक दिन रविंद्र कौशिक अपने परिवार से आशीर्वाद लेकर के फिर पुनः पाकिस्तान के लिए चल देते हैं, और इस तरह से वो सीधे दुबई पहुंचते हैं। दुबई से फिर सऊदी अरब जाते हैं, और सऊदी अरब से सीधे पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान आने के बाद अपनी सेवाएं आर्मी सेना में देना शुरू करते हैं।
इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की कई गुप्त सूचनाएं भारत की राह को मुहैया कराया, भारत सरकार को उन्होंने मुहैया कराया, जिसका बहुत सीधा सीधा लाभ, जिसका बड़ा बड़ा लाभ भारतीय फौज, भारतीय सेना को मिलती रही। काफ़ी लाभ उनकी सूचनाओं से, उनकी गुप्त सूचनाओं से भारत को काफ़ी लाभ मिला। इसी बीच भारत की राह ने एक दूसरा एजेंट तैयार किया पाकिस्तान भेजने के लिए, एक दूसरा जासूस तैयार किया, और वो शार्ट टाइम के लिए, एक छोटे समय के लिए ही इस जासूस को जो है उन्होंने पाकिस्तान भेजा। यह पंजाब प्रांत का एक युवक था। ये बात 1983 की है। 1983 में पंजाब प्रांत का यह युवक पाकिस्तान के लिए भारतीय सीमा से प्रवेश करता है पाकिस्तान में। 1983 को यह युवक ज्यों ही पाकिस्तान सीमा से भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, पाकिस्तान आर्मी की दृष्टि इस पर पड़ जाती है और यह पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद पाकिस्तान आर्मी इसे अपने गिरफ्त में ले लेती है और टार्चर करना शुरू कर देती है। इसे काफ़ी टार्चर करती है। टार्चर के दौरान यह टूट जाता है। इनायत मसीह नाम का यह गुप्तचर, भारतीय गुप्तचर जो पंजाब का रहने वाला है, और यह जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करता है, आर्मी इसे गिरफ्तार कर लेती है, इसे टार्चर करती है, इसे यातनाएं देती है, और यातनाओं से भारत का यह जासूस टूट जाता है और पाकिस्तान आर्मी को इसने वह सारी बातें बता दी जिसके लिए वह भारत से पाकिस्तान आया था। इसने पाकिस्तान आर्मी को यह भी बताया कि यह भारत की सीमा लांघकर पाकिस्तान के रास्ते होते हुए इसे कराची तक पहुंचना था, और कराची में पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद पर तैनात एक भारतीय रविंद्र कौशिक, जो अपना नाम बदलकर नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तानी फौज का मेजर है, उससे मुझे मिलना है। यही पाकिस्तान आर्मी यह सुनकर के सन्न हो जाती है, दंग हो जाती है, और इसे गिरफ्तार करके फिर पाकिस्तान आर्मी इसके उसी मिशन को आगे बढ़ा देती है। पाकिस्तान आर्मी के अफसर इसे कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ से कराची जाओगे, और कराची जाने के बाद तुम नबी अहमद से मिलोगे, और नबी अहमद से मिलाने के लिए पाकिस्तान आर्मी उसे कराची भेजती है। और कराची में भेजने के बाद 1983 अप्रैल का महीना, सुबह 8-9 बजे का टाइम था, और ये इनायत नबी अहमद से संपर्क करता है, और वहाँ के जिन्ना गार्डन में ये दोनों वहीं मिलते हैं। जिन्ना गार्डन में मिलने के उपरांत दोनों एक दूसरे को कुछ कागज़ और दस्तावेज भी सौंपते हैं, और दस्तावेज देने के बाद जब ये लोग उठते हैं, उसी समय पाकिस्तान आर्मी के लोग जिन्ना गार्डन में प्रकट होते हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अब यहीं से पाकिस्तान आर्मी इन्हें टार्चर करना शुरू करती है, इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं देना शुरू करती है। इन्हें उठाकर सियालकोट की एक जेल में बंद कर दिया जाता है, और कई दिनों तक इन्हें बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है। इनको तमाम कड़े से कड़े हथकंडों से इन्हें टार्चर किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी आर्मी जब किसी को जासूसी के आरोप में पकड़ती है, और वह भी उसके दुश्मन मुल्क का हो, दुश्मन देश का हो, तो उसके साथ कैसा बर्ताव करती है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। नबी अहमद को कई दिनों तक यातनाएं दी जाने लगी। अब चूंकि नबी अहमद अपने परिवार से दूर था, गिरफ्तार था, आर्मी की गिरफ्त में था, लिहाजा इसी बीच
सियालकोट में एक दिन उसकी बीवी अमानत उससे मिलने के लिए अपने बेटे के साथ आती है, उससे मिलती है, कुछ देर तक उसके साथ समय बिताती है, अपनी बातें शेयर करती है और फिर जब मिलने का समय समाप्त हो जाता है तो फिर वो वापस चली जाती है। इसके बाद वो कभी भी नबी अहमद से मिलने के लिए नहीं आती है। पाकिस्तान आर्मी की कोर्ट में इनका मुकदमा चलने लगता है। मुकदमे का फैसला कुछ इस प्रकार से आता है कि नबी अहमद शाकिर को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद सियालकोट की जेल में बंद नबी अहमद ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा। भारत सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, भारत की मीडिया को चिट्ठी लिखते हैं और अपने परिवार को भी चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन उनकी चिट्ठी का भारत सरकार के ऊपर कोई खास असर नहीं होता है। सरकार रविंद्र कौशिक के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। रा के अफसर भी कुछ विशेष नहीं कर पाते। ऐसी 2-3 चिट्ठियां रविंद्र कौशिक ने भारत भेजी और ये सारी चिट्ठियां सरकार को, रा को और उनके परिवार को, मीडिया को मिली, लेकिन कोई कुछ कर पाने में असमर्थ था। हालांकि सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे देश का जासूस अगर किसी देश में पकड़ा गया है तो उसके देश के भी कुछ जासूस हमारे यहाँ पकड़े गए होते हैं, जेलों में बंद होते हैं, तो एक दूसरे को एक्सचेंज करके भी अपने जासूस को छुड़ाया जा सकता था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया और रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की जेल में बंद रहे, यातनाएं झेलते रहे और अपने जिंदगी के आखिरी दिनों को वो यह मानकर काटने लगे कि अब इस जेल से बाहर की दुनिया उनके लिए बहुत दूर है और इसी जेल में अब उनके जिंदगी की यह लीला समाप्त होनी है, उनके जीवन का अंत अब यहीं होना है। इसी बीच इन्हें जो मृत्युदंड की सजा मिली थी, पाकिस्तान की सरकार ने विचार किया, कोर्ट ने विचार किया और इनके मृत्युदंड की सजा को बदल करके 25 साल के उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। जहां इनको फांसी होनी थी, अब ये उम्र कैद की सजा वहां भोगने लगे। सियालकोट की जेल में काल कोठरी में जीवन व्यतीत करते हुए रविंद्र कौशिक को टीबी का रोग भी हो जाता है। एक दिन वो पत्र लिखते हैं अपने घर, अपने परिवार के लिए। किसी प्रकार से उनका पत्र जेल के बाहर से निकलकर उनके पिता के हाथ लग जाता है। उनके पिता ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। उनके पिता थोड़ा बहुत जानते थे। उन्होंने उर्दू में लिखे हुए उस पत्र को पढ़ा, जिसमें रविंद्र कौशिक ने बताया कि पिताजी, मैं पाकिस्तान की एक जेल में बंद हूं। पाकिस्तान की आर्मी को यह सब कुछ पता लग गया कि मैं कौन हूं। रा की तरफ से भेजे गए एक अन्य जासूस के पकड़े जाने के बाद उस जासूस ने पाकिस्तान की आर्मी को सब कुछ बता दिया और पाकिस्तान की आर्मी मुझ तक आ पहुंची। मुझे मृत्युदंड की सजा दी गई और इसके बाद अब मेरे साथ यह स्थिति हुई कि अब मैं यह सजा चूंकि मृत्युदंड की मिली थी, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया है और मैं पाकिस्तान के सियालकोट में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हूं। आप लोग भारत की सरकार से आग्रह कीजिए कि मुझे रिहा कराने के बदले में भारत सरकार कोई एक्शन ले। इस पत्र को पढ़ने के बाद एक पिता का अपने पुत्र की इस दशा का पत्र पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पर कितना गहरा आघात लगा होगा, क्योंकि उनके पिता खुद एक फौजी थे और फौज के बारे में वो जानते थे कि फौज अपने दुश्मन मुल्क के किसी जासूस के साथ कैसा बर्ताव करती है। शायद यह पत्र उन्हें काफी आघात
दे गया और उस पत्र को उन्होंने अपने हाथ में ऐसे मोड़ा और उनके दिल की धड़कन बंद हो गई। उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। परिवार के लोग आए, देखे कि उनके फादर की मृत्यु हो गई है। बगल में एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ। खैर, आनंद फानन में लोग ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार करते हैं, काम बीतता है। कुछ दिनों बाद उनका छोटा भाई वही पिता के हाथ में मुड़ा हुआ पत्र जो उर्दू में लिखा हुआ है उसे पढ़ता है, लेकिन वो उर्दू है उसे जानता नहीं। तो वह एक उर्दू जानने वाले से उस पत्र को, उस खत को पढ़वाता है। तो उसका अर्थ जब स्पष्ट होकर समझ में आता है कि उनके बड़े भाई पाकिस्तान की एक जेल में बंद हैं और इसी पत्र के कारण उनके पिता ने दम तोड़ दिया था। खैर, पाकिस्तान की जेल में भारत का एक देशभक्त जासूस, जिसने भारत के लिए अपने जीवन की बाजी लगाते हुए खुद पाकिस्तान जा पहुंचता है। भारत के प्रति यह प्यार, भारत के प्रति यह अपार श्रद्धा, देशभक्ति की इतनी बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि रविंद्र कौशिक ने अपने जीवन की बाजी लगा करके दुश्मन मुल्क में जा करके वहीं पर ला से स्नातक की डिग्री लेना, वहाँ की सेना ज्वाइन करना, वहीं शादी करना और वहाँ की गुप्त सूचनाएं अपने देश को मुहैया कराना और उसके बाद पकड़े जाना, यह बड़े साहस का काम था। खैर, उम्र कैद की सजा काट रहे रविंद्र कौशिक का अंतिम दिन मुल्तान जेल में, वह काफ़ी बीमार हो चुके थे, उनको टीबी हो गया था, खांसते भी रहते थे और भी कई प्रकार के रोग। पाकिस्तान की जेलों में, पाकिस्तान की काल कोठरियों में जीवन व्यतीत करते करते एक हट्टा कट्टा फौजी जीवन जीने वाला एक व्यक्ति, भारत का एक जासूस, उस जेल में काफ़ी बीमार रहने लगा, जिसका नतीजा था कि 2001 को मुल्तान की जेल में भारत के इस महान जासूस का अंत हो जाता है। जीवन की यह लीला जेल में ही समाप्त हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान आर्मी ने मुल्तान जेल के पीछे ही इनके डेड बॉडी को दफना दिया। पाकिस्तान आर्मी का यह कहना था कि चूंकि भारत में वे हिंदू थे, किंतु जब पाकिस्तान में जासूसी के लिए आए तो इन्होंने अपना नाम बदल करके रविंद्र कौशिक से ये नबी अहमद शाकिर बन गए और पाकिस्तान की ही एक मुस्लिम लड़की से इन्होंने शादी किया और यहीं ये रहते रहे, यहाँ की सेना में नौकरी किया। तो इस तरह से ये इनका रहन सहन मुस्लिम हो गया था, लिहाजा इन्हें इनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें दफनाया जाएगा और उन्हें मुल्तान की जेल के पीछे पड़े कुछ खाली हिस्से में दफना दिया जाता है। तो यह है भारत के एक महान जासूस की कहानी, जिनका जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में होता है और जिनके जीवन का अंत पाकिस्तान की जमी पर होता है और वहीं उन्हें मिट्टी में दफना दिया जाता है। लेकिन इस कहानी का जो सबसे दुखद पहलू है कि पाकिस्तान आर्मी के द्वारा पकड़े जाने के बाद उनकी लिखी गई चिट्ठियां जो भारत की सरकार, भारत की गुप्तचर संस्था रा को जब प्राप्त हुई तो सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं किया। अगर शायद सरकार पहल की होती तो देश का यह महान जासूस शायद आज हम लोगों के बीच जीवित होता, जिसने भारतीय फौज को, भारत की सरकार को, भारत की गुप्तचर संस्था रा को पाकिस्तान की अनेकों महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई और इनकी सूचनाओं से भारतीय सेना को काफ़ी जानकारियां प्राप्त हुई, काफ़ी लाभ भी मिला।
लेकिन दुखद पहलू यह है कि पाकिस्तान में बंद भारत के इस महान जासूस के लिए भारत की सरकार कुछ नहीं कर पाई। खैर, जीवन इसी तरह चलता रहता है और जीवन की लीला इसी तरह हर व्यक्ति की कहीं न कहीं समाप्त हो जाती है। और ये महान जासूस भी हमारे बीच अब नहीं हैं। मैं रविंद्र कौशिक जी के मरणोपरांत मैं रविंद्र कौशिक जी को जय हिंद बोलता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। और इस कहानी से मैं खुद भावुक हो जाता हूं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।